BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सैलाब तो उतर गया, लेकिन हजारों बच्चों की तालीमी सहूलियात अपने साथ ले गया। बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई पर मजबूर। बच्चे हम एक कमरों में के अंदर नहीं बैठा सकते क्योंकि खतरा होता है भाई कमरे गिर ना जाएं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का खैर मकदम करते हुए कहा है कि तमाम शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको मिलवाएंगे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, फराह खान और कई दूसरे बॉलीवुड स्टार्स से। सूबे पंजाब में हालिया सैलाब से लगभग 2000 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी बहाली का काम बहुत सुस्त रवि से जारी है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जहां मुल्क के सभी तालीमी इदारों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वहीं पंजाब के मुतासरा इलाकों में हज़ारों तालिब इल्मों का तालीमी साल खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारी नामा निगार शमाला जाफरी ने ज़िला झंग के बाज़ मुतासरा स्कूलों का जायज़ा लिया और ये रिपोर्ट तैयार की। झंग के इलाके जोगीरा में ये हैं प्राइमरी स्कूल की बच्चियां जो आई तो पढ़ाई के लिए हैं, लेकिन हर शय से बेखबर अपनी खेल में मगन हैं। इनके स्कूल का एक हिस्सा सैलाब के बायस गिर चुका है और सिर्फ यही स्कूल नहीं, जिला झंग में सैलाब से 250 सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। एक हमारा गर्ल्स स्कूल था, ये हमारा गाँव है, इसके पीछे वो बिल्कुल दरिया बुर्द हो गया, उसकी एक ईंट भी नहीं बची। और ये भी आपके सामने इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता है। यहाँ बच्चे अभी पढ़ भी नहीं सकते, वैसे भी डर लगता है। हमारे बच्चे दर बदर धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान में जहाँ बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें सिरे से मौजूद ही नहीं, वहीं सैकड़ों स्कूल इंतहाई पुरानी और बोसीदा इमारतों में कायम हैं, जिनकी तामीर और मुरम्मत पर आम दिनों में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। यही वजह है कि जब कुदरती आफात आती हैं तो सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे ही मुतासर होते हैं। मोहम्मद रमज़ान सरकारी स्कूल में उस्ताद हैं। वो पढ़ाते तो झंग शहर के एक स्कूल में हैं, लेकिन आजकल सैलाब से मुतासरा देहात में दिन भर नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए सर्वे कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत न सिर्फ नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए टीचर्स को इस्तेमाल कर रही है, बल्कि मुतासरा अफराद को मुआवजे की अदायगी के लिए भी इन्हीं की खिदमात हासिल की जा रही हैं। स्कूल टीचर को थानों के हवाले कर दिया गया है और अफसोस की बात यह है कि अभी एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं और बच्चों जो है वो उस्ताद की राह देख रहे हैं और हम डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि अपने जनाब नुकसानात हमें बताएं। कुछ इलाकों के निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के बच्चों की तालीम का आर्जी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन मकामी लोगों का ख्याल है कि ये इंतजामात भी गैर तसल्ली बख्श और नाकाफी हैं। कमरों को तरेड़ा पड़ गई हैं, बच्चे हम एक कमरों में के अंदर नहीं बैठा सकते क्योंकि खतरा होता है भाई कमरे गिर ना जाएं। सैलाब से मुतासरा अजला में बड़े पैमाने पर लोगों के घर बार तबाह हुए। ये खानदान दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। सैलाब उतरने के बाद मकानों की मुरम्मत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इन खानदानों के बच्चे नकल मकानी के बायस अभी तक अपना तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू नहीं कर पाए। शमाला जाफरी, BBC न्यूज़, जुगेरा, ज़िला झंग। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में मंगल को अमरीकी ड्रोन तैयारे के हमले में कम अज़ कम 6 शिद्दत पसंदों की हलाकत की इत्तलात हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में ये 3 दिनों में तीसरा ड्रोन हमला था। पाकिस्तान में इस साल 11 जून को एक तवील ताअत्तुल के बाद ड्रोन हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था और शवाल में मंगल को होने वाला हमला रवां बरस अमरीकी ड्रोन तैयारों का 11वां हमला है। इस मामले पर मैंने लंदन के दौरे पर आए हुए पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन से पूछा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और साथ ही अमरीकी ड्रोन हमले, तो क्या पाकिस्तानी फ़ौज और अमरीका के दरमियान इस सिलसिले में कोई ताउन हो रहा है? Well, first of all, let me say with regard to the operation ज़र्ब-ए-अज़्ब in पहले तो मैं शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बारे में कहना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि ये बहुत ही मुस्बत इक़दाम है और इस इलाक़े पर अपनी रिट कायम करने के लिए हम पाकिस्तानी फ़ौज और रियासत की हिमायत करते हैं। all of its territory. Now, on the question of alleged drone strikes, I can't actually talk about that. जहाँ तक सवाल है मुबैना ड्रोन हमलों का, तो मैं इसके ऑपरेशनल मामलात पर बात नहीं कर सकता,
लेकिन इस बारे में जनरल पॉलिसी का ऐलान सदर ओबामा तकरीबन 1.5 साल कबल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अपनी तकरीर में कर चुके हैं, और अमेरिका आमतौर पर इस किस्म के इक़दाम नहीं उठाता, और ऐसा उसी वक्त किया जाता है जब हमारे कौमी मफादात और सलामती को बराह रास्त ख़तरा लाहक हो। और ये बेहतर होगा कि इन इलाकों पर पाकिस्तानी रियासत की रिट दोबारा से कायम हो जाए जो उसके कंट्रोल से बाहर है। आपने कहा कि आप ज़रब-ए-अज़्ब का खैर मक़दम करते हैं। अमेरिका काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा था कि वो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आप किस हद तक मुतमईन हैं इस ऑपरेशन से जैसे ये अनफोल्ड हो रहा है? I think what is ultimately important going forward is मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी ये है कि ऑपरेशन तमाम शिद्दत पसंद ग्रुपों के ख़िलाफ़ होना चाहिए, और इसमें इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए कि एक को अच्छा और दूसरे को बुरा समझा जाए। इम्तियाज़ न करने की हुकूमती कोशिश को हम सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करेगी। अच्छा, पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सियासी बहरान है उसे अमेरिका कैसे देख रहा है? Well, we see it as very much an internal Pakistani matter. हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पार्टियों को इस सियासी सूरत हाल को डायलॉग के ज़रिए हल करना चाहिए। हम किसी की साइड नहीं ले रहे और न मज़ाकरात का हिस्सा हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। ऐसे इक़दाम नहीं होने चाहिए जो गैर आइनी हों। हमारे ख़्याल में ऐसा होना एक गलती होगी और इससे हमारे ताल्लुकात मुतासर होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत किया जाए। इमरान खान और उनकी सियासत को अमेरिका किस तरह देखता है? मुमकिन है कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से सामने आए और फिर अमेरिका को उनके साथ डील करना पड़े, तो उसके बारे में क्या राय है अमेरिका में? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत गैर आइनी तरीके से नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर पाकिस्तान के अवाम एक मुख्तलिफ सियासी इंतखाब करते हैं तो जो भी सियासी हुकूमत आएगी हम उसके साथ काम करेंगे। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के शाम में तुर्की की सरहद के करीब वाक़े अहम कस्बे कोबानी में दाखिले के बाद अब शहर की गलियों में कुर्द मिलिशिया और शिद्दत पसंदों के माबैन शदीद लड़ाई हो रही है। तुर्की और शाम की सरहद पर मौजूद नामनिगार रेबेका विलियम्स की रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम। दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंद कोबानी के 3 इलाकों पर काबिज हो गए हैं और अब इस कस्बे के मशरकी हिस्से में बुलंद मकामात और इमारतों पर तंजीम का स्याह परचम लहरा रहा है। कोबानी गुज़िश्ता 3 हफ्ते से शिद्दत पसंदों के मुहासरे में है और वो अब भी मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। कोबानी पर कब्जे की सूरत में दौलत इस्लामिया को शाम और तुर्की की सरहद के एक वसी इलाके का कंट्रोल मिल जाएगा। तुर्क सरहद पर मौजूद तुर्क फ़ौज के टैंक भी शहर के बाहर एक पहाड़ी पर मौजूद हैं, ताहम तुर्क हुकाम शाम के अंदर कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं। आज सुबह अमरीकी क़यादत और इत्तेहादी ममालिक के तैयारों ने कोबानी में शिद्दत पसंदों पर मज़ीद बमबारी भी की है। ताहम साबिक बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि दौलत इस्लामिया पर बमबारी कारामद साबित नहीं हो रही। पहले हम कहते हैं कि हम शिद्दत पसंद ग्रोहों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम इनसे बात कर लेते हैं। हमें अगर दौलत इस्लामिया के मसले का हल ढूंढना है तो एक ऐसी हिकमत अमली अपनाना होगी जिसमें बमबारी शामिल ना हो। तुर्क हुकूमत चाहती है कि ज़मीनी जंग में शामिल होने से पहले अमरीका और उसके इत्तेहादी शामी फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाएं और सदर बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करें। अब तक 1,60,000 से ज़्यादा कुर्द इलाका छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं। इनमें से अक्सरियत तुर्की की सरहद के करीबी इलाकों में बनाए गए आर्जी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। अगर कोबानी पर दौलत इस्लामिया का कब्ज़ा हो गया तो नकल मकानी करने वाले इन लोगों को मौसम सरमा यहीं गुजारना पड़ेगा। रेबेका विलियम्स की रिपोर्ट। स्पेन के दारकूमत मैड्रिड में एक नर्स में एबोला वायरस की तस्दीक के बाद हस्पताल में इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एबोला के 2 मरीजों की देखभाल करने वाली ये नर्स मगरबी अफ्रीका से बाहर एबोला का शिकार होने वाली पहली मरीज हैं। अब तक इस मर्ज के नतीजे में 3,400 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक मगरबी अफ्रीका से है। जनूबी कोरिया की डूबने वाली फेरी के कप्तान ने कहा है कि वो हादसे के वक्त बहुत परेशान थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस साल अप्रैल में डूबने वाली इस फेरी में 300 से ज़्यादा मुसाफिरों की अमवात हुई, जिनमें ज़्यादातर तालिब इल्म थे।
फ्रांस के दारकूमत पेरिस में मौजूद आईफिल टावर की तामीर के 125 बरस मुकम्मल होने पर टावर की पहली मंजिल पर शीशे का फर्श नस्ब किया गया है, जिसकी वजह से अब इस ऊंचाई से पेरिस शहर का एक मुनफरिद मंजर दिखा जा सकता है। ये शीशे का फर्श 2 करोड़ 40 लाख पाउंड की लागत से तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं कि bbcurdu.com पर इस वक्त कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। शारजाह में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी पहले वनडे मैच की अपडेट्स खूब पढ़ी जा रही हैं और LEDs ईजाद करने वाले जापानी साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ मिलने की खबर में भी बहुत दिलचस्पी है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ये जगमगाते सितारे लंदन में क्या कर रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। अगर आप किसी दिन खुद को शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, फराह खान और बोमन ईरानी के साथ एक ही कमरे में पाएं तो आप क्या करेंगे? बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखेंगे, उनका ऑटोग्राफ मांगेंगे या फिर हमारे साथी डीनो अली की तरह उनसे सवाल जवाब शुरू कर देंगे? बात तो सभी से की, लेकिन शाहरुख खान से पहला सवाल ये कि इन सब की नई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर जो दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली है, इसे बनाने का उनका तजुर्बा कैसा रहा? ये जो फिल्म हमने बनाई है फारा ने डायरेक्ट की है। जो जितने भी लोग हैं इसमें दीपिका, मैं, अभिषेक, सोनू, बॉमन, विवान, जैकी श्रॉफ, एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक, मैं हमेशा जो भी कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ वो उसके ग्लैमर और खुशी में दब जाता है, लेकिन मैं कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनाता जिसके तय में कोई अच्छी बात ना हो। तो इस फिल्म की तय में बात है कि ज़िंदगी में हर इंसान को, चाहे वो कितना बड़ा भी लूज़र हो या उसे लगता हो कि वो ज़िंदगी से हार चुका है, ज़िंदगी हमेशा इंसान को जीतने का मौका ज़रूर देगी। और वो जीत हासिल करना सिर्फ मटेरियल नहीं है, पैसा नहीं है, अमीरी नहीं है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खुशी मिलना वो जीत है। तो इस फिल्म का जो अंडरलाइंग थॉट है वो ये है। बहुत ही यादगार रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा, जैसे कि हर फिल्म को होना चाहिए। हम सब एक परिवार जैसे बन गए हैं। बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में। आई थिंक बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जहाँ इतने सारे लोगों के साथ इतने सारे को-स्टार्स, इतने सारे मेल को-स्टार्स के साथ ऐसे कभी होता नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सबने मेरा इतना ख्याल रखा, सबने मुझे आप एक अकेली लड़की थी, उन्होंने कहा कि इसका ख्याल रखना है, पैम्पर किया, मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाते थे, पिलाते थे। आई थिंक वी हैड सच अ ग्रेट टाइम और मैं इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। इस फिल्म पे ज़ाहिर है बहुत सारे डिफरेंट किस्म के वाक़े हुए होंगे, कुछ मज़े की बातें हुई होंगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़रा और दीपिका से भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप बड़े प्रैंक्स करते हैं लोगों के साथ। जैसे आपके बारे में बताया कि आप शॉपaholic हैं, बोमन के बारे में उन्होंने कुछ बताया, विवान के बारे में कुछ बताया, इस तरह करके उन्होंने डिस्क्राइब किया सबको। जो कुछ भी आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं हम बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रैंकस्टर है वो फरा है। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हम शामिल नहीं करते थे, हमारे छोटा सा एक बॉयज़ क्लब था, इसलिए वो जेलस है। अरे बहुत जो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रैंकस्टर फरा है, उन्होंने जो हमारे भोले भाले एक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उससे आज भी हम उस चोट से निकल नहीं पा रहे हैं। और उस सदमा जो पहुंचा, उस सदमे में आज भी हम आपके सामने बैठे हैं और हमारे से शब्द नहीं निकल पा रहे हमारे अंदर से। और इस यूनिट के जो सबसे बड़े शॉपर हैं वो दीपिका हैं। जी, दीपिका को बिल्कुल चंद घंटे भी मिल जाते थे दुबई में तो वो मॉल के लिए निकल जाती थी। हमारे चेहरे स्लैम टूर में थे, वो न्यूयॉर्क छोड़ के लॉस एंजलिस गई थी शॉपिंग करने के लिए। और उसके कारण कुछ सीन्स हमें मॉल में शिफ्ट करने पड़े ताकि जब वो शॉपिंग करें और थोड़ा सा टाइम मिले हम वो सीन भी ले लें। माने दुकान से निकलते उसे पकड़ के एक शॉट करवा देते। आई हैव टू से शी इज़ बीन एक्सट्रीमली पेशेंट, क्योंकि सबने माँ को बहुत तंग किया है, कभी फीफा तो कभी लंच तो कभी डिनर तो कभी कुछ और। एक दिन उन्होंने बाय द वे शूट से पहले अप्रैल फूल के दिन मुझे पूरी कास्ट डिसअपियर हो गई थी। सबसे बड़ा सेट लगा था हमारा और नाइट शूट थी और 7:30 बजे उनको रेडी होकर आना था और 7:30 बजे कोई भी कास्ट मेंबर नहीं मिल रहा था और मुझे बोला गया कि वो सब डिनर करने चले गए बाजू के 5 स्टार होटल में।
So I was screaming and shouting. And we were actually standing right behind. They were standing and they were shooting me from the floor. We were hiding in a tent and hiding, and through this little hole we filmed the entire thing. So actually we should release that. हाँ, वो वायरल आना चाहिए. उसको भी एक प्रमोशन का हिस्सा बना दें. बहुत सारे बीप्स आएंगे उसमें. क्योंकि वो जो EP और असिस्टेंट थे उनके कपड़े फट रहे थे. विवान, आपके लिए कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस? मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इतना सीखने को मिला, इतनी ऐसी चीजें. क्या सीखा पहले? क्या शब्दों में उसका बयान नहीं किया. किसमें बयान कर सकते हो? एक्शंस में तो डांस करके दिखाएंगे. जो इन्होंने हमसे सीखा, हमसे इन्होंने डांस सीखा, वो भी डांस करके बताएंगे, क्योंकि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, एक्शंस में बयान करेंगे. तो बयान कीजिए प्लीज. थोड़ा सा बयान करिए. इंडिया वाले. हाँ, थोड़ा सा कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. बैठ जाओ. ये हमने बिल्कुल नहीं सिखाया. कभी नहीं सिखाया. कमर्शियल फिल्मों को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो इसमें कहानी बहुत खूबसूरत है. उसमें एक हाइस्ट है और एक वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप ऑब्स्टिकल है. इसमें 6 बहुत ही फ़नी और प्यारे किरदार हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. कोई एक बुद्धू है, कोई स्मार्ट है, कोई थोड़ा लल्लू है, कोई बिल्कुल एग्रेसिव है. तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. इनकी दोस्ती बहुत खूबसूरत है. और मुझे ऐसा लगता है रेड चिलीज़ ने ये फ़िल्म जो है बहुत बड़े पैमाने पे बनाई है. बहुत खूबसूरत बड़े पैमाने पे. जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैंने शायद इतनी बड़ी फ़िल्म की नहीं. जैसी दिखेगी तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत होगा. तो हर कोशिश की गई है. फारा का मज़ा है इसमें, उसकी एंटरटेनमेंट है, हर चीज़ को डाला गया है. गाना है, बजाना है. टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसका स्कोप और स्केल बहुत बड़ा है. सो इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद रहेगी लोगों से, जब वो देखेंगे तो उनको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, खुशी होगी. छुट्टियों का अवसर है, दिवाली है उस वक्त, तो फैमिली बैठ के देख सकती है. हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, जो आपकी फ़िल्मों को बहुत पसंद करती है और आप लोगों को बहुत प्यार करती है, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम, एनीथिंग, कोई मैसेज? अपने पाकिस्तानी के सभी भाई बहनों को यही कहना चाहेंगे कि जाएं, हैप्पी न्यू ईयर देखें, सेलिब्रेट करें हमारे साथ इस नए साल को, और बहुत मज़ा आएगा. आई नो दैट दे लव आवर मूवीज़ अ लॉट, और आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज मूवीज़ आर समथिंग जो देशों को, लोगों को बांध के रखते हैं. हाँ, सो जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं. ईद मुबारक हो और आप लोग खुश रहें और तंदुरुस्त रहें. और डीनो क्या नाम हुआ? डीनो नाम ये मेरे माँ बाप ने रखा है मुझे. डीनो अली जी. डीनो आपका रियल नाम है? नो, इट्स एक्चुअली इट इज एक्चुअली दिनेश नहीं मुस्लिम. नो, अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं. मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की. इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा. प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं. कल फिर हाजिर होंगे. तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए. आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए.